नमस्कार बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग आज चल रहे हैं क्लास 6 की ओर, जो बसत हिंदी भाग 1 है, पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है वह चिड़िया जो। यह एक कविता है। इस कविता के लेखक केदार नाथ अग्रवाल जी है। ठीक है, चलिए इस पार्ट के और क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कविता से। किस कविता से? क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरा है उस चित्र को कागज पर बनाइए। क्वेश्चन कर रहा है कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरा है उस चिड़िया को कागज पर बनाइए। चलिए, कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं जो निम्न है। चलिए उसको देखते हैं क्या क्या उभरा है। सबसे पहले है कि वह चिड़िया जो नीले पंखों वाली सुंदर है, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। ठीक है। दूसरा क्या है? चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीता है। चिड़िया का आकार छोटा है, उसे आजादी बहुत पसंद है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। हम कविता में नन्ही चिड़िया को शीर्षक मानते हैं जो बहुत सुंदर है और परिश्रमी है। तो चलिए इसका हो जाएगा नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। चलिए इसको अच्छे से जानते हैं। इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दाने, नदी तथा जंगल से प्यार है। किन से प्यार है? इस कविता में पढ़े हुए हैं चिड़िया को दूध भरे दाने और नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जूही के दाने एवं अन्य अनाज के दाने खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करता है। चिड़िया को सबसे पहले दूध भरी दाने पसंद है, नदी का बहता जल पसंद है और उसे जंगल में रहना पसंद है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें को हमें कह रहा है रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। ख में कह रही है नदी का दिल टटोर जल का मोती ले जाती है। जो चिड़िया होती है बहुत जल में क्या करता है, उस दिल टटोर वहां से क्या लेता है, मोती भर जल लेके जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोलता है। चलिए उसका दोनों देख लेते हैं। छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। अगर नदी लबालब भी है तो चिड़िया उससे नहीं घबराती है। वह तूफानी नदियों के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। यानी लबालब भरी नदी के जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में जल का मोती निकाल लाती है। अर्थात उस पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। चलिए क्वेश्चन अनुमान और कल्पना है। क्वेश्चन अनुमान और कल्पना है। ठीक है, अनुमान और कल्पना से क्वेश्चन को देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञान समील अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखे। इनमें ऐसी पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देश भारत आते हैं। उनकी पुस्तकें को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। कौन कौन रही होगी? नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर और बड़ा फतिंगा। देखिए इस कविता के माध्यम से रंग बिरंगी पक्षियों का वर्णन किया गया है। जो क्या है, उसकी चोंच छोटी हो और कलर भी नीला हो, इसलिए इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया नीलकंठ है। कौन है? नीलकंठ है। चलिए इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी क्योंकि उसके शरीर से ज्यादातर भाग का रंग नीला होता है, आकार छोटा तथा आवाज मीठी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। इनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का होता है तो लिखो कि उनके किस हिस्से का रंग कैसा। जैसे तोता की चोंच लाल है और शरीर हरा है। बताया जा रहा है कि कुछ पक्षियों के नाम दिया गया है, उसमें पक्षियों को रंग के बारे में पता लगाना है कि कौन सा पक्षी का रंग कैसे कैसे रंग का होता है जो एक से अधिक रंगों में होता है। सबसे पहले दिया गया मैना, कौवा, बतख और कबूतर। मैना का रंग भूरे एवं सफेद रंग के होते हैं। उनकी टांगे हल्की नीली होती है। ठीक है। कौवा
कौवा का पूरा शरीर काला होता है, सबको जानते हैं, हम लोग देखे भी हैं। बतख, बतख भी देखे हैं। बतख सफेद रंग का होता है, इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। चलिए, कबूतर, कबूतर का रंग स्लेटी सफेद होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है, इसकी टांगे लाल होती है। चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, इनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का होता तो लिखो कि उनके किस हिस्से का रंग कैसा होता है। जैसे तोता की चोंच लाल होता है। इस क्वेश्चन को जान चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कविता का हर बांध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है, तू भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना में कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। चलिए इसको हम लोग बताते हैं। वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है। एक और देखते हैं। अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। चिड़िया क्या करती है? हम लोगों को परिश्रम का पाठ सिखाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूं, उसकी विशेषताएं मुझे में है। फूल के बदले वह कौन सी दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनते हुए तुम उस चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ठीक है, ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ प्रतिक्रिया लिखो। इसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता है, आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूं, मुझे हवा से बहुत प्यार है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूं, मुझे महक से बहुत प्यार है। चलिए बच्चों नमस्कार, आप सब ठीक होंगे? ठीक नहीं, बहुत ठीक होंगे। ठीक है, चलिए क्लास 6 है बसंत हिंदी को देखते हैं। पार्ट का नाम बचपन है, पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूते पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ रगड़ के चमकाती थी। ऐसे हम लोग भी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? लेखिका अपने समय से आज की समय की दूरी बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। लेखिका अपने समय में आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। वो कौन कौन से है उसे हम लोग जानते हैं। तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई, कचौरी समोसा अब पेचिन में बदल गया। फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसी शीतल पेय ने ले लिया। उसी समय में कोक नहीं, लिमटेन बिंटो मिलती थी। लिखा अपने और आज के समय में काफी अंतर बताइए। उस समय हम लोगों को और उस समय में काफी अंतर। उस समय जैसे समोसा मिलता था तो आज क्या मिल रहा है? चीज मिल रहा है। उस समय टेलीविजन था, ग्रामोफोन था, लेकिन आज के इतने बहुत बड़े बड़े स्मार्ट टीवी आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई क्या कहकर चिढ़ाने लगे? लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उसकी नजर कमजोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि जूझे दूर की यह नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यह लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसे उसको करके उसके चचेरे भाई क्या करते, उसको चिढ़ाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? उन्हें प्रमुख फलों के नाम बताएं। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजों को मजा लेकर खाती थी? उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखना चाहिए, हम लोग अच्छे से जानते हैं। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मौजे से खाती थी। उनको
सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट दी जाती थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बेड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फी या सहतूत, फलसे के शरबत, चॉकलेट फैक्ट्री तथा फल मजे से लेकर खाती थी। कुछ फल प्रमुख थे, जैसे कपफल और चेस्टान। उसमें अनार भी खाती थी लेखिका बहुत मजे से। ठीक है, अब क्वेश्चन में देख रहे हैं स्मरण से आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कलाकार ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखे। चलिए, उस जमाने में लेखिका को बहुत सारी चीजें आकर्षित कर रही है, लेकिन आज के युग में कौन कौन सी चीजें जो बच्चों को आकर्षित कर रही है, चलिए इसको हम लोग जानते हैं। आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें है कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, रॉकेट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज्यादा आकर्षित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार में लिखिए। इसमें इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आप लोग खुद स्वयं से कर सकते हैं कि आपके बचपन में कौन कौन सी मनमोहक घटना हुई है, जो याद होगा ही होगा, उसे खुद से लिख लीजिए, इसलिए छात्र इसे स्वयं करें। चलिए क्वेश्चन अनुमान और कल्पना का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। चलिए, सन 1935-40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजारा, उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करें। लेखिका 1935 से 40 के बीच अपना सारा बचपन कहाँ बिताया, शिमला में। उस गुजारे हुए दिनों को के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, लेखिका बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजारा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था, वहां रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतर कर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। शिमला की जो भी लेखिका दृश्य को देखा है उसका ही जिक्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में कह रहा है, लेखिका ने इस स्मरण में सरस्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है। लेखिका सरस्वर का कोई परिचय नहीं दिया, अनुमान लगाइए कि सरस्वर कौन हो सकता है। चलिए इसको हम जानते हैं। इस संसार में लेखिका ने 2 बार सरस्वर का नाम लिया है। सरस्वर का नाम लेखिका के संकेत के रूप में लिया है, इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सरस्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जो भाषा की बात है। भाषा की बात से ली गई क्वेश्चन है, कहां से ली गई है, भाषा की बात से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनाती है। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनाती है, जैसे मरना से मार, काटना से काट, हराना से हार, सिखाना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञा बनती है। तुम भी इस स्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उन्हें भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो जो हम लोग इस कहानी को पढ़े हैं बचपन की, इसमें से संज्ञा को चुनना है, उसे क्या करना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। चलिए, उसे क्या क्या छाटा गया, जैसे गुंजना, गुंजना का क्या हो जाएगा, गुंज। क्रिया हो गया उभर, उभर का भाववाचक क्या हो जाएगा, उभरना। जैसे दौड़ना का दौड़, चढ़ना का चढ़ाई, चाल का क्या बनेगा, चलन। गहरान का गहराई, खींचना का खींच, बादल का बदलना का बदलाव। ठीक इसी तरह हम लोग क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। चलिए, आज के साथ हम लोग का पाठ है तो समाप्त हुआ। बच्चे इसको बार बार रिपीट करके याद अच्छे से कर लीजिएगा। चैप्टर 2 बचपन हम लोग का आज खत्म हुआ। चलिए बच्चों, नमस्कार। आप सब ठीक होंगे, ठीक नहीं बहुत ठीक होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी की ओर चलते हैं। पाठ 3, पाठ का नाम है नादान दोस्त। पाठ का क्या नाम है, नादान दोस्त। जो एक बच्चे चिड़िया के प्रति भाव प्यार थे, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कहानी से है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं।
अंडे के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? बालमन माने बाल अवस्था जिज्ञासाओं से भरा होता है। बालमन बाल अवस्था जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्हें पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उन्होंने क्या किया? कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वाले ने भी उनको अंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडे का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक उठते उठते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। केशव ने श्याम से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कनिक्स पर क्यों रखे थे? सबसे पहले जान लो बच्चों कि कनिक्स का मतलब क्या होता है? जो घर की छाजा होता है उसे क्या बोलते हैं? कनिक्स बोलते हैं। ठीक है, कनिक्स पर चिड़िए के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगवाई गई, चिथड़े से उनके लिए गद्दी बनाई गई, दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया, प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया ताकि क्या करे? वो पक्षी दाने पानी को अच्छे से खा सके। लेकिन नादान बच्चा को ये पता ही नहीं था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की? कहा जाए तो दोनों ने क्या किया? नादानी किया। रक्षा तो किया ही नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। चलिए, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं करती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कहानी से आगे। क्वेश्चन नंबर, केशव और श्यामा ने अंडे के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? चलिए इसको लोग अच्छे से जानते हैं। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहां से लाएगी? गरीब बच्चों इस तरह चूचू करके मर जाएंगे, माने भूखा बच्चा चींची करके मर जाएंगे। उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडे तक नहीं पहुंच जाएगा, ताकि कोई जानवर न पहुंचे, और इसका प्रयास करता कि हम अंडे के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना पानी कनिक्स पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहानी से आगे की क्वेश्चन है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर के में बाहर क्यों निकल आए? माँ ने पूछने पर भी दोनों में से कोई किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। माँ के सोने के बाद केशव और श्यामा दोपहर में क्या किए? दरवाजे खोलकर बाहर निकले थे, लेकिन माँ के पूछने के बाद दोनों ने नहीं बताया, क्योंकि उन्हें माँ से डांट खानी पड़ती। चलिए इसका आंसर अच्छे से जानते हैं। क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों के साथ न लगने देती। माँ ने पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इससे क्या शीर्षक देना चाहोगे? चलो, हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी देना चाहते हैं। कभी प्रेमचंद जी ने इसे नादान दोस्त दिया, लेकिन हम इसे अपने शब्दों में क्या कहते हैं? रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी। चलिए कुछ अनुमान और कल्पना से क्वेश्चन को देखते हैं। अनुमान और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। चलिए, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडे को ठंडे से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्होंने पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। चिड़िया के सारे अंडे टूट गए, इसलिए दोनों वहां से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर गई होगी, वहां घोंसला बनाया होगा और
फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडे को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसी किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। चलिए, मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्लियों के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रख आता आया करती थी और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर वह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता? चलिए क्वेश्चन भाषा की बात से देखते हैं। क्वेश्चन को भाषा की बात अर्थात उसको व्याकरण से देखते हैं। ठीक है। श्यामा माँ से बोलती है, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और अपनी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए होगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे लोग सर्वनाम में कहने वाले, सुनने और किसी और के विषय में क्या कहते हैं, उसे पुरुष सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मैं क्या है? सर्वनाम। ऐसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम है। चलिए अब तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जियां, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बताता है। इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे तरह के गुण आते हैं। आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखे और उनके वाक्य बनाइए। चलिए, जिस प्रकार ऊपर दिया गया है विशेषण, उस प्रकार नीचे हम लोग 4 गुणवाचक विशेषण देखते हैं। गुणवाचक विशेषण वाक्य। ईमानदार गुण हो गया, नीला, मोती और मीठा। चलिए, आयुष एक ईमानदार लड़का है। नीला, आसमान का रंग नीला है। रीना मोटी है। शिव मीठा है। विशेषता क्या होगा इसका? मीठा हो गया। इसमें क्या हो गया? रोटी हो गया। इसमें क्या हो गया? रंग नीला हो गया। इसमें क्या होगा? ईमानदार हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। केशव ने झुझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी में टिकरा कहा। चलिए इसको हम लोग एक एक करके इसका आंसर जानते हैं। सबसे पहले क्या है? झुंझलाकर। मोहन की बात सुनकर नेहा क्या हुआ? झुंझलाकर चली गई। ठीक है। बनाकर, माँ खाना बनाकर चली गई। घबराकर, दुर्घटना की खबर सुनकर वह घबरा उठा। टिकाकर माने होता है रखकर। अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। गिड़गिड़ाकर, राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्यामा से माफी मांगी। ठीक है। इसी के साथ हम लोग का नादान दोस्त पाठ 3 समाप्त हुआ। ठीक है। इसको बच्चों अच्छे से डबल रिवाइज करते रहिएगा आप। चलिए बच्चों नमस्कार। आप सब ठीक होंगे? ठीक नहीं? बहुत ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 6 के हिंदी की ओर चल रहे हैं। जो पाठ है 4 है, चांद से थोड़ी सी गप्पे। इस पाठ के लेखक हुए शमशेर बहादुर सिंह। इसका कविता का अर्थ आप लोगों को पिछले कक्षा में बता दिए थे। चलिए आज इसको हम इसका क्वेश्चन आंसर को अच्छे से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो भी कविता से ही है। क्वेश्चन 1 कह रहा है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जुड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा। चांद की पोषक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? चलिए इसको हम दोनों में आप किसे सबसे सही मानते हैं? एक लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर से ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कवि ने चांद से गप्पे किन दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन, कारण, पूर्णिमा,
अष्टमी से पूर्णिमा के बीच और प्रथमा से अष्टमी के बीच जो उनका आकार कैसे कैसे होता है, चलिए उनको हम लोग अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले दिन कारण पूर्णिमा क्या था, पूर्णिमा था, चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। क्या होता है बच्चों, पूर्णिमा के दिन चांद पूरी तरह से गोल नजर आता है, ठीक है। अष्टमी के दिन, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच होता क्या है, चांद तिरछी नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच जो चांद होता है तिरछी नजर आता है। चलिए, और प्रथमा से अष्टमी के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। अब मेरे विचार से कवि ने चांद को से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नई कविता में तुक या छंद के बदले बिब का प्रयोग अधिक होता है। बिब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनके कई चित्र हमारे मन में बने हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से चांद को एकमात्र गोल बताने के लिए कवि ने कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आवृत्ति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। इस कविता में कवि चांद को एकदम गोल बनाने के लिए बिल्कुल शब्द में अलग अलग बताया। ठीक उसी प्रकार इसका आंसर दे रहे हैं, चांद गोल, मोटा और तिरछे है। चांद कैसे है, गोल, मोटा और तिरछा है। तीनों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अनुमान और कल्पना से। क्वेश्चन कहां देखो बच्चों, अनुमान और कल्पना से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब को लिखना है। ऐसे बहुत से लोग जल्दी चिढ़ जाते हैं। अगर चांद चिढ़ जाए तो क्या होगा, उसका जवाब हम लोग को देना। चलिए इसको अच्छे से देते हैं। यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा, वह तिरछी नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नजर का फेर है कि वह हमें तिरछी नजर आता है। शायद वह हमें यह भी कहेंगे कि आपकी नजर ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगा लो, क्योंकि हम जैसे को तैसे हैं। आपकी नजर खराब है, आप जाके डॉक्टर से क्या करें, चश्मे को ले लें। ठीक है। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए, क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद में लिखो। इस तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो करके लिखें। जैसे पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। सूरज से गप्पे। अरे सूरज भाई, इतनी क्यों नाराज हो? पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो, तड़पाते हो दुनिया की जी भर, झुलसा देते हो पेड़ से गप्पे। कभी लाल तो कभी सफेद चांदी से नजर आते हो। तुम सदा ऊपर जाने देते हो। बड़े बड़े वाहने, क्या तुम कैसे इतना पीड़ा सहते हो? एक और देख ले रहे हैं। पेड़ से गप्पो, पेड़ से गप्पो, पेड़ तुम हो कितने कल्याणकारी, छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार। चलिए अब सड़क। हे सड़क, तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम्हें इतनी सहनशीलता कहां से आई? पेट्रोल पंप। हे पेट्रोल पंप, तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है। तुम्हारे मन में तुम्हें यह शक्ति कहां से आई? बिजली का खंभा। ये बिजली के खंभे, सिर पर तारों का जाले, तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते खूब हो। चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा की बात। क्या देखते हैं, भाषा की बात जो व्याकरण से ली गई है। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में, चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषता बन जाए, विशेषण बन रहे हैं। और ख में कह रहा है इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखी। चलिए क्या है, गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। ये सभी विशेषण में ई प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? इन सभी विशेषणों में ई प्रत्यय है। जुड़ने से बनते हैं। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी खीर, जंगली जानवर और कश्मीरी कन्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। गोल मटोल, गोरा चिट्ठा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों के अंतर यह है कि चिट्ठा का और सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि
मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बनता है। ऐसे 4 शब्द युग सोचकर लिखो और उनका वाक्य प्रयोग करो। चलिए, जैसे दिया गया खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, मोल तो किसी प्रकार आता है रोटी रोटी। चलिए देखते हैं। खाना ओना, खाना ओना तो अच्छा ही बना है। चाय वाय, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं होता है। पानी वानी, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। मोल तोल, दुकानदार से मोल तोल करके ही पैसा या सौदा लेना चाहिए। चलिए 3 नंबर में देखते हैं। बिल्कुल गोल कविता में इस 2 अर्थ है। बिल्कुल गोल कविता में 2 अर्थ है इसके। गोल आकार का गायब होना, ऐसे 3 शब्द सोचकर उनमें से ऐसा वाक्य बनाए जिन्हें 2-2 अर्थ निकलते होंगे। चलिए, जैसे पत्र, पत्र का क्या होता है? पत्ता। बसंत में वृक्षों से पत्र झड़ने लगते हैं। चिट्ठी, आज चिट्ठी का पत्र आया है। आज दादी जी का पत्र आया है। अंबर, अंबर में होता है बस, विष्णु भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। आकाश, चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। कनक में होता है सोना, यह हरा कनक से बना है। धतूरा, धतूरा का अर्थ कनक, खनकने से आदमी पागल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, ताकि जबकि चूंकि हाल की कविता की जिन पंक्तियों में से यह शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाओ। सबसे पहले है ताकि। आयुष मोहन और आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में सफल आए। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। जबकि, जबकि में है मदन ने राकेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। राजा भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही थी। चूंकि, चूंकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं आ सकता। चूंकि विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। हालांकि, हालांकि इस साल वर्षा कम हुई है परंतु फसल भी अच्छी हुई है। हालांकि तुम ठीक पहले हो परंतु लोग नहीं मानते। बच्चों, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 समाप्त हुआ। इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। चलिए हम लोग चैप्टर 5 की ओर नेक्स्ट डे कल मिलेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग फिर से क्लास हिंदी क्लास 6 से पाठ 5 की ओर चलते हैं, जिसका पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व जो एक निबंध है, ठीक है। इसमें अक्षरों का ज्ञान कैसे कैसे हुआ है उसी के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई? पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? चलिए इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। एक आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी में के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ है। एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने लगे। इसके साथ विकास गति तेजी हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुआ। क्या हुआ? इस युग से हम लोग अक्षरों को अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ में पढ़कर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जो अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ में पढ़कर उत्तर देना है। चलिए हम लोग तो इसको अच्छे से जानते हैं। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले हुआ है। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेते थे? अक्षर को जब ज्ञान नहीं था लोगों को तो उस समय अपने संवाद को पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेते थे? चलिए इसको जानते हैं। मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेत का रूप ले लिया और मनुष्य इसके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं निबंध से आगे। क्वेश्चन है निबंध से आगे। चलो इसको अच्छे से देखते हैं। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उतना लिखो। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के भी महत्व होते हैं, उसके बारे में हम लोग को जानना है। चलिए, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षरों और ध्वनियों भाषा के दोनों रूपों
लिखित और मौखिक भाषा के रूप में आधार स्तंभ है। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा के सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा हम अपना भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए अक्षरों को के समान ही ध्वनियों का महत्व है। चलिए अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। 3 नंबर, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम होता है। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसकी खोज किसी एक वैज्ञानिक ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें कह रहा है हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा हुआ। हम लोग जान ही अभी, फिर हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। उसी तरह से कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इसे ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें सबसे पहले किसमें लिखा गया? हिंदी में लिखा गया है। ये हम तो पढ़ नहीं पाएंगे, ये पंजाबी में लिखा हुआ है, या उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, या उर्दू में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार तेलुगु भाषा में है, बंगला में है और तमिल में है। देखने में सब अलग अलग दिखते हैं। इसी तरह भाषा के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अभी तो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग का लिपि क्या हो गया? देवनागरिक हो गया। पंजाब का लिपि क्या हो गया? गुरुमुखी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब अनुमान और कल्पना से देखते हैं। पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। वे ईश्वर को सर्वशक्ति मानते थे। पुराने जमाने के लोग का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वो अक्षरों की खोज कर सकता है, इसलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? या अनुमान और कल्पना से लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 में कह रहा है अक्षरों के महत्व के साथ मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करिए। चलिए, जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा संस्कृति विकास करते हैं। संगीत में 3 विद्या शामिल है, गायक, ताल और सुर। और संगीत में 3 विधाएं शामिल होती है। जैसे वो कौन कौन है? गायन, ताल और सुर। नृत्य संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेल कूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शरीर और मानसिक विकास होता है। खेल हमें सहयोग, एकता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि को विकसित करता है। खेल के माध्यम से क्या होता है? मानसिक विकास अधिक तेजी के साथ होता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते और भाषा न होती? सबसे पहले हम जानेंगे हमारे पास अक्षर न होते तो हमें क्या होता? ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। चलिए इसको कैसे समझते हैं। अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते हैं, भाव विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते। तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारी पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज है। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा क्या है? अपने भावों को प्रकट करने का एक साधन है। ठीक है, 2 में था भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को न बोल कर और न लिख कर दूसरे पर प्रकट कर पाते। हमारा सामाजिक
दायर बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता है। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहती है, वैसी स्थिति मनुष्य को भी हो जाती। अगर हमें ज्ञान नहीं होता तो हम लोग भी आज पशु के समान ही रहते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग का चैप्टर 5 समाप्त हुआ बच्चों। पाठ का नाम था अक्षरों का महत्व। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट, चलिए बच्चों नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आप सब आशा करते हैं कि ठीक होंगे, बहुत ठीक होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास 6 की हिंदी की ओर चलते हैं। जो पाठ का नाम है पार नजर के। ठीक है, पाठ है 6 हुआ, इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? क्वेश्चन क्या है? छोटू का परिवार कहाँ रहता था? चलिए, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखिए। चलिए इसको जानते हैं। छोटू या किसी आम आदमी को सुरंगों में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से जमीन पर जाने का रास्ता था। आम आदमी को इस रास्ते से जाने की मनाही थी, क्योंकि उस सुरंग में अगर कोई दूसरे व्यक्ति जा रहे हैं तो हो सकते हैं रास्ते भूल भी सकते हैं या कुछ उसको छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा सब लोग मंगल पर उतरे यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तब छोटू का सारा ध्यान कंट्रोल पैनल पर था। एक लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वह रोक न पाया और उसने बटन दबा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखिए। चलिए इसको जानते हैं। मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज में परिवर्तन होते ही वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहां के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव सक्षम साबित हुए और एक के एक बाद सब मरने लगे। मंगल ग्रह पर कभी आम जीवन बसता था, लेकिन सूरज की प्रकोप जैसे जैसे बढ़ते गया वहां का सारी जीव जंतु खत्म होते गए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था? चलिए इसको हम लोग जानते हैं। मंगल की मिट्टी को विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए कहानी में अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था। किसने भेजा था? नासा ने भेजा था, क्योंकि पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल पर इस बात का पता करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन सृष्टि का अस्तित्व है। यही पता करने के लिए नासा ने मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान को भेजा था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भाषा की बात से। ठीक है, क्वेश्चन भाषा की बात है। श्री सोटिया पास उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं जैसे कि कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ध्यान दो, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ऐसे वाक्यों की 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखिए। बताया गया है कि जैसे कि हम इस तरीके से कह सकते हैं जैसे कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। इस तरह हमें 2 और अंतर को दर्शाना है। चलिए जैसे क्या करते हैं हम लोग, घड़ी का घंटा बजते ही मैं रोने लगा। जैसे ही घड़ी घंटा बजने लगी वैसे ही मैं रोने लगा। दो में तापमान 100 डिग्री पर पहुंचते ही पानी उबलने लगा। अगर तापमान 100 डिग्री पर पहुंचते ही पानी क्या होने लगा? उबलने लगता है। ठीक है, जैसे तापमान 100 डिग्री पर पहुंचता है पानी उबलने लगता है। एक और देख लेते हैं। उसके उतरते ही बस चल पड़ी। जैसे ही वो उतरा बस चल पड़ी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इसका वाक्यों का उचित संदर्भों का प्रयोग करें। चलिए इसको जानते हैं। प्रयोग कर जैसे नजर पड़ा, नजर रखना, नजर आना, नजरें नीचे होना। ये मुहावरे है। ठीक है, नजर पड़ना, मीना की नजर रीना के गले में चमकते सोने के हार पर पड़ी।
नजर रखना, राम अपने बच्चे की पढ़ाई पर बार बार नजर रखती है। कौन? रामा अपनी पढ़ाई पर बच्चों की क्या करते हैं, बार बार नजर रखते हैं। चलिए इसको एक और देख लेते हैं। नजर आना, अमर की पढ़ाई के प्रति लापरवाही अब सबकी नजर में आ गई है। एक और देख लेते हैं। नजरें नीची होना, बच्चे की खराब आदतों की वजह से उसके परिवार की नजरें नीचे हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। नीचे दो दो शब्दों की कड़ी दी गई है, प्रत्येक कड़ी एक एक शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द विशेषण है। वाक्य बनाकर समझाओ और बताओ कि इन में से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन विशेषण है। आकर्षक, आकर्षण, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रेरणा, प्रेरक। ठीक है, चलिए इसको अलग अलग कर दिया जा रहा है, संज्ञा और विशेषण। ठीक है, आकर्षण, आकर्षक, आकर्षण, आकर्षक और आकर्षण है। ठीक है, तो संज्ञा हो गया आकर्षक, विशेषण हो गया आकर्षण। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से देखना, व्याकरण का क्वेश्चन है। प्रभाव, प्रभाव क्या है, संज्ञा, प्रभावशाली क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया। चलिए उसी तरह क्या है, प्रेरणा और प्रेरक, प्रेरणा क्या है, संज्ञा, और प्रेरक क्या है, विशेषण है। चलिए पाठ से फ और ज वाले नुक्ते वाले चार चार शब्द छाट कर लिखो। इस सूची में 3 शब्द अपनी ओर से भी लिख जोड़ना है, 3 शब्द अपनी ओर से जोड़ना है। क्या, फ और ज वाले शब्द। ठीक है, चलिए जैसे बताया गया, फ और ज को देखना है। ठीक है, तरफ, जैसे रोज, स्टाफ, नजर, सिर्फ, इंतजार, साफ, जमीन, फल, जोड़, फोन, सजा, साज, काप, कप, जवाब। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का आज पाठ नजर के पाठ 6 समाप्त हुआ। बच्चों इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आप लोग कैसे हैं, सब ठीक है ना? चलिए ठीक है, आज हम लोग क्लास 6 में हिंदी को फिर से देखते हैं। पाठ है 7। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना, पाठ का नाम है साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, एक काम में क्या होता है, एक दूसरे का हाथ बढ़ाना। ठीक है, ये तरह की क्या है, कविता है। इसको हम लोग पहले बता भी दिए हैं कि हाथ बढ़ाना नाम से प्रसिद्ध है, साथ ही हाथ बढ़ाना बनाने, कोई भी काम में किसी का सहयोग करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। चलिए इसको, इस गीत की निम्नलिखित प्रक्रिया को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। चलिए, हम मेहनत वाले जब मिलकर कदम बढ़ाए, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, हम चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरह क्या करते हैं, मजदूर लोग करीब मेहनत करके चट्टानों को काट कर वहां क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। चलिए, इस पाठ के लेखक साहिर जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी राहत निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेते हैं, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर हम पर्वत और सागर को भी पार कर लेते हैं। साहिर महोदय ऐसा इसलिए कहा है कि अगर हमें एकता है तो हम बड़े से बड़े काम को अपने संगठन के माध्यम से एक साथ मिलकर उसको बहुत आसान कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया। चलिए, सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर है, हम बलवान है। हमारी बाहों में फौलादी इसलिए है कि हमें आपसी कार्य क्षमता का पता चलता है, हमारी बाजुएं काफी शक्तिशाली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जो क्वेश्चन है गीत से आगे की। कहां से है, गीत से आगे की है। ठीक है, चलिए इसमें अपने आसपास तुम किससे साथी मानते हो और क्यों, इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द सोचकर लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने आसपास में किसे साथी मानते हैं और क्यों मानते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले तो हम अपने माता पिता और भाई बहन को साथी मानते हैं, क्योंकि वे हमारे हर कामों में क्या करते हैं, हाथ बटाते हैं। ठीक उसी प्रकार चलिए इसको जानते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी है, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिले जुलते शब्द हैं सहायता, सहायक, सखा, संगी, हलचल, शुभ चिंतक, मित्र, गीत आदि होते हैं, जो क्या होते हैं, इन शब्दों से मिले जुले होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है,
कक्षा में, मोहल्ले और गांव शहर के किसी किसी तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? चलिए जानते हैं। कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख सुविधाएं की अनुभव भी एक होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की मुसीबतें से जब हमारा सम्मान होता है ना, सामना होता है, तो हमें लगता है कि जैसे हमारा दुख एक है, वहीं दूसरे और का भी है। ठीक है। विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक है, क्योंकि सब अपने सुख के प्रति कुछ ना कुछ सोचते हैं। जिस प्रकार पानी, बिजली, ट्रैफिक, इस सबों के एक समान ही सुख दुख मिलते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? जो हम लोग कभी कविता पढ़े हैं, कविता है साथ ही हाथ बढ़ाना। इस गीत को किस माहौल में गुनगुना सकते हैं? इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे यह गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बनाती है तो हम यह गीत महत्व रखता है। क्या है, जब हम एक संगठन बनाएंगे तो यह गीत वहाँ पे काफी महत्व रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना, इसमें क्वेश्चन अलग अलग है। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? चलिए इसको जानते हैं। हम अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बताकर हम इस बात की ध्यान रख सकते हैं। दूसरा कह रहा है, पापा के काम और माँ के काम में क्या क्या है? देखिए पापा का काम भी अलग है और माँ का काम भी अलग है। जैसे हम लोग जानते हैं पापा बाहर के काम करती है और माँ घर की काम करती है। इसको उसी तरफ चलिए बच्चों बताते हैं। पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं। जहाँ एक ओर पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबों को पढ़ाना, खरीदारी करना और कई छोटी छोटी बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। हाँ, वे इन कामों से एक दूसरे में हाथ बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बच्चों सबसे पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। और यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और बताओ। क्वेश्चन पूछा गया, यदि तुमने नया दौर फिल्म क्या है, नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गाना, कौन गाना, साथ ही हाथ बताना, किस मोड़ पर मिला है। अगर नहीं देखे हैं तो देखकर भी बताना। चलिए इसको अच्छे से जानते हैं। नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करने के लिए है। चलिए अब क्वेश्चन, कविताओं की दुनिया, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कविताओं की दुनिया से कुछ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कह रहा है, मुहावरे ही है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। माने एक व्यक्ति क्या होता है, एक व्यक्ति बड़ा कार्य को नहीं कर सकता, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। चलिए एक और एक मिलकर 11 होते हैं, माने संगठन होते हैं, संघर्ष, ठीक है। उसी प्रकार ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन किन पंक्तियों से मिलना जुलता है, ठीक है। इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उन वाक्यों का प्रयोग करें। इसको अच्छे से जानते हैं। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक से मिले तो कतार बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो दर्जा बन जाती है शहरी, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और एक से एक मिले तो इंसान बन बांस में कर लेते हैं किस्मत, ठीक है। चलिए अब कहा गया अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। भले ही तुम बलवान हो और बहादुर हो, पर अकेले दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। दूसरा है, एक और एक 11 होते हैं, ठीक है। अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी विजय निश्चित है। आखिर एक और एक 11 होते हैं। चलिए नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझाओ और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। इसमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, मुहावरे से क्या करना है, अर्थ बताना है, ठीक है। हाथों को हाथ न सूझना, ठीक है। हाथ साफ कर लेना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना सीख लेना, हाथ लगाना सहयोग करना, ठीक है। बीज इसको चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की बात, क्वेश्चन क्या है, भाषा की बात, ठीक है।
हाथ और हस्त एक ही शब्द है के दो रूप है। नीचे दिए गए शब्दों को हस्त और हाथ छिपे हुए हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। जैसे दिया गया है हथघड़ी। हाथ घड़ी इसका हम लोग क्या करते हैं, कलाई में पहनते हैं। चलो इसको सबको अलग अलग बता ही देते हैं। हाथ घड़ी, हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है, ठीक है। हथौड़ा एक ऐसा लोहा का औजार होता है जिसके साथ हम हाथ पकड़कर चलाते हैं या हथौड़े से किसी लोहे पे चोट मारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हस्तलिपि। इस हस्तलिपि क्या होता है, शिल्पकारी होता है, जो कला होता है, हाथों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप मीन्स होता हस्तक्षेप, हस्तक्षेप है बीच बचाव करने के लिए। इसका अर्थ है दखल देना, माने किसी के काम में क्या करना, दखल देना, हस्तक्षेप करना। निहत्था, निहत्था का मतलब होता है जिनके पास कोई हथियार न हो, जिनके हाथ में कोई हथियार न हो उसे हम निहत्था कहते हैं, ठीक है। हथकंडा क्या है, हथकंडा किसी काज को पूरा करने के लिए अनुचित तरीके अपनाने को हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं होता है। हस्ताक्षर माने होता है अपना साइन स्वीकार करना, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी काज को क्या करना, स्वीकार करना। हाथ से किसी काम, हाथ अपने हाथ से नाम लिखकर किसी काज को स्वीकार करना। उसके बाद क्या है हथकरघा। हथकरघा मीन्स होता है छोटा उद्योग जो हाथ के द्वारा चलाया जाते हैं। हाथों के लिए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना इत्यादि। चलिए इसके साथ हम लोग को चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग का चैप्टर 7 समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए पाठ का नाम था साथी हाथ बढ़ाना। ऐसे भी आप लोग को बता दिए हैं कि जैसे जब हम कहीं अपना घर बनवाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, एक मिस्त्री होते हैं और मिस्त्री के साथ उन कामों में हाथ बढ़ाने के लिए कौन रहता है, लेबर होता है, जो एक दूसरे के साथ अपने मसाला बनाते हैं, एक दूसरे को देते हैं और क्या होता है अपने भवन का निर्माण होता है, ठीक है। उस